नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एच एल सैनी और टेक्निकल बाय एच एल सैनी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले हमने एक वीडियो और डाला था, वो टेक्निकल हेल्पर के पिछली सालों के पेपर के रिगार्डिंग ही था। आज ये उसी सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। ये जो हमारी सीरीज़ है वो टोटली टेक्निकल हेल्पर को ध्यान में रखते हुए बनाई जा रही है। इसमें हम डेली प्रैक्टिस करते हैं, डेली शाम को। अब हमारी डेली जो क्लास होगी शाम को 7 बजे हुआ करेगी। तो जो दोस्त इस चैनल पर नए हैं, इससे पहले जो वीडियो आया उसको देखें। इसके अलावा जो दोस्त नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को या इस वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और आज का पहला क्वेश्चन है कि मानव शरीर से गुजरने वाली धारा का परिणाम यदि निम्नलिखित हो तो आघात अनुभव नहीं होगा। ऑप्शन है 1 मिली एम्पियर से कम, बी है 10 से 40 मिली एम्पियर, और तीसरा है 8 से 15, और डी है 1 से 8 मिली एम्पियर। तो दोस्तों, इसकी थोड़ी सी व्याख्या मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या है कि एक्चुअल में होता क्या है कि 0 से 5 मिली एम्पियर की जो धारा होती है वो पूर्णतः सेफ होती है। कहने का मतलब हमें किसी प्रकार के झटके का एहसास नहीं होता है। लेकिन 10 मिली एम्पियर की धारा पर हमें झटका एहसास होने लगता है, और 20 मिली एम्पियर की धारा पर हमारी मांसपेशियों में खिंचाव आता है, और 50 मिली एम्पियर या इससे उच्च मान की धारा पर हृदयाघात होकर के व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। इसलिए दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो सबसे बेस्ट आंसर कौन सा रहेगा? 1 मिली एम्पियर से कम। तो 1 मिली एम्पियर से कम धारा पर तो हमें एहसास भी नहीं होगा। ठीक है, इसलिए पहले क्वेश्चन का आंसर होगा ए। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको बहुत गहराई से पढ़ना है क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इसका जवाब ही गलत मारेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास में? तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि मानव शरीर पर बिजली के झटके का प्रभाव निम्नलिखित पर निर्भर करता है। तो ध्यान रखना, ये पूछा है झटके का प्रभाव। झटका कब लगेगा? जब किसी व्यक्ति की बॉडी से धारा प्रवाहित होगी। लेकिन धारा कब प्रवाहित होगी, मतलब प्रभाव आएगा कब? जब तक कि वोल्टता आरोपित नहीं करेंगे। तो ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो सही जवाब क्या होगा कि विद्युत झटका तभी का प्रभाव सबसे ज़्यादा या कम किस पर डिपेंड करता है? लाइन के वोल्टेज पर। हम देखते हैं कि 230 वोल्ट की सप्लाई से हम अगर छू जाते हैं तो हमें झटका कम लगता है, लेकिन 11 केवी की लाइन से अगर छू जाओगे तो खतरनाक झटका लगेगा। हो सकता है हमारा शरीर की हड्डियां तक जल जाएं। इसलिए बोलते हैं कि झटके का जो प्रभाव है वो मुख्यतः किस पे डिपेंड करता है? लाइन के वोल्टेज पर। कितना झटका लग रहा है उसकी बॉडी से प्रवाहित होने वाली धारा पर। ठीक है ना? तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का ए, लाइन वोल्टेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरी खास बात, जो आप लोग सिर्फ मूक बधिर होकर देखने की जरूरत नहीं है वीडियो को, साथ साथ में आंसर भी करें कि सर इसका आंसर ये आ रहा है। ओके, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहना चाह रहा है कि जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वो क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि निम्न में से कौन सी हानियां हैं जो किसी व्यक्ति को विद्युत के झटके लगने से हो सकती हैं? तो देखो, पहला ऑप्शन क्या कहता है कि किसी अंग में छाले पड़ जाना या मांस का जल जाना, हृदय की गति का रुक जाना, श्वास में रुकावट पैदा होना, या सभी। तो दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को झटका कम लगता हो तो हो सकता है किसी विशेष जगह पर उसका मांस जल जाए या छाले पड़ जाए। अगर ज़्यादा धारा प्रवाहित हो रही है उसकी बॉडी से तो हो सकता है उसका हृदयाघात होकर के मृत्यु हो जाए, या उसकी श्वास में रुकावट पैदा हो जाए। तो कहने का मतलब विद्युत के झटके से ये तीनों प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहना चाह रहा है कि इलेक्ट्रिक फायर के मामले में निम्नलिखित का प्रयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए कहना चाह रहा है वाटर, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का पाउडर, तीसरा है ड्राई सैंड, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि विद्युत उपकरणों में जो आग लगती है उस विद्युत उपकरणों की आग को बुझाने के लिए मुख्यतः 3 प्रकार के अग्निशामक यंत्र सबसे ज़्यादा काम में लेते हैं।
एक तो CTC प्रकार या जिसे हम कहते हैं हेलोन टाइप। ठीक है, CTC प्रकार बोल दो या हेलोन टाइप, क्योंकि CTC का तात्पर्य है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, दैट्स कॉल्ड CCl4। और दूसरा पदार्थ होता है BCF, ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन के संयोग से ही ये CTC या हेलोन प्रकार का यंत्र बनता है, अग्निशामक यंत्र। एक ये सबसे बेस्ट है। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो हमें जवाब मारना है कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कार्बन डाइऑक्साइड भी जवाब नहीं है तो सूखी रेत की सहायता से भी हमें विद्युत उपकरणों की आग को बुझा सकते हैं। तो दिए गए ऑप्शन में न तो हेलोन या CTC प्रकार है, ना ही CO2 है, तो इसका बेस्ट आंसर होगा बालू रेत अर्थात ड्राई सैंड। इसलिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इस 4 का आंसर क्या आएगा? C। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, साथ ही साथ में सभी लोग आंसर भी करते रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए ज़रा, थोड़ा सा स्पीड से भी लिखते हैं, क्वेश्चनों को देखते हैं कि विद्युत उपकरणों में स्पार्किंग का क्या कारण हो सकता है। तो दोस्तों स्पार्किंग का कारण एक ही हो सकता है कि हमारे कनेक्शन क्या हो, लूज हो। तो देखो स्पार्किंग कब हो सकती है? ऑप्शन ए कहता है लूज कनेक्शन, दूसरा कहता है फॉल्ट, तीसरा शॉर्ट सर्किट और चौथा ओपन सर्किट। तो हम जानते हैं कि अगर कोई कनेक्शन लूज है तो उसमें चिंगारी पैदा, स्पार्क होने की संभावना रहती है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा लूज कनेक्शन, ऑप्शन नंबर ए। चलो ठीक है, आंसर भी करते रहें, जो दोस्त नए आए हैं वो शेयर भी करते रहें, वीडियो को लाइक भी करें पसंद आ रहा है तो। ठीक है, हाँ जी। अब क्वेश्चन नंबर 6, देखो आपको दिख रहे होंगे सारे क्वेश्चन पिछली सालों के आए हुए क्वेश्चन हैं। तो यदि आप लोगों का सपोर्ट सही रहा तो डेली आपको ये सीरीज़ देखने को मिलेगी। चलो अगला क्वेश्चन है, क्योंकि मैं बातों में ज़्यादा समय ख़राब नहीं करता हूँ, क्वेश्चनों पे ज़्यादा फोकस रहता है मेरा। हाँ जी, तो ये कहता है कि बैकग्राउंड कलर ऑफ द इन्फॉर्मेटिव साइन अर्थात सूचनात्मक संकेत का बैकग्राउंड कैसा होता है। तो दोस्तों जो सूचनात्मक संकेत है, ये जो सूचनात्मक संकेत है ये वर्ग के आकार का या आयत के आकार का होता है, और इसका बैकग्राउंड होता है वो हरा और चित्र सफ़ेद होता है। इसमें किसी चीज़ की सूचना दी जाती है, जैसे कि पास में डॉक्टर की दुकान की सूचना, बाहर निकलने का रास्ता एग्जिट की सूचना। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या आएगा दोस्तों कि उसका बैकग्राउंड तो हरा लेकिन चित्र पूछता तो आता सफ़ेद। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर C। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहना चाह रहा है कि विद्युत से उत्पन्न आग को बुझाने के लिए कौन सा अग्निशामक यंत्र काम में नहीं लेना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में ये क्वेश्चन आता है, क्योंकि अक्सर बच्चा डाउट में रहता है, गलती करता है। तो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया कि विद्युत उपकरणों की आग को बुझाने के लिए हम CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड या जिसे हम CTC कहते हैं काम में ले सकते हैं। और मैंने बोला था रेत की भरी हुई बाल्टियाँ काम में ले सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड काम में ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों कभी भी झाग प्रकार का अग्निशामक यंत्र विद्युत उपकरणों को आग को बुझाने के लिए काम में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि फोम झाग विद्युत का चालक होता है, इससे हमें झटका लग सकता है। इसलिए ध्यान रखना CTC या हेलोन टाइप, CO2 प्रकार और शुष्क रेत, इन तीनों का उपयोग हम कर सकते हैं विद्युत उपकरणों की आग को बुझाने के लिए, लेकिन जल प्रकार तथा फोम प्रकार के अग्निशामक यंत्र का उपयोग विद्युत उपकरणों की आग को बुझाने के लिए नहीं करना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा 7 का B। हाँ जी, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये आपको UPRVNL में तो आया ही है, इसके अलावा टेक्निकल हेल्पर 2018 TH 2018 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गौर करना है कि ISO की पूर्ण फॉर्म क्या है। तो ISO के हिसाब से ज़्यादातर बच्चों का जवाब होता है कि I का मतलब इंडियन होगा। नहीं, I का मतलब है यहाँ इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय, और S का मतलब है स्टैंडर्ड, और O का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन हिंदी में जब पूर्ण फॉर्म बोलते हैं तो बोल देते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन है। बाकी इस क्वेश्चन को गौर से देखो, इंग्लिश में देखो इसकी सही पूर्ण फॉर्म लिखी हुई है क्या, कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आंसर होगा B। कई ऑप्शनों में ऐसे भी मिलेगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, वो गलत जवाब है।
इसका सही जवाब है इंटरनेशनल, पहले वर्ड। फिर आएगा ऑर्गेनाइजेशन, किसके लिए? स्टैंडर्डाइजेशन के, इसलिए सही आंसर होगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। हाँ जी, बीच वाले मैंने कुछ क्वेश्चंस मिस किए हैं जो पिछले सालों के हैं, जो तुमको मैं पहले बता चुका हूँ, इसलिए आगे बढ़ रहे हैं डायरेक्ट 13वां नंबर का क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके टेक्निकल हेल्पर में भी रिपीट हुआ था, ठीक है। हाँ जी, तो देखिए एक बार इस क्वेश्चन को आप सभी लोग, कि कौन सी सुरक्षा निम्नलिखित में से कौन सी सुरक्षा व्यावसायिक सुरक्षा का प्रकार नहीं है? तो दोस्तों जो व्यावसायिक सुरक्षा होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक होती है कार्य की सुरक्षा, मतलब वर्क की सुरक्षा। दूसरी होती है शरीर की सुरक्षा, बॉडी की सुरक्षा। और तीसरी होती है मशीन की सुरक्षा, मशीन, औजार या उपकरण की सुरक्षा। तो मशीन की सुरक्षा, बॉडी की सुरक्षा और वर्क, कार्य की सुरक्षा, ये तीनों तो व्यावसायिक सुरक्षा के प्रकार हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, रोड सेफ्टी व्यावसायिक सुरक्षा का प्रकार नहीं है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा डी। चलो आगे बढ़ते हैं। किसी के मन में डाउट यूँ नहीं रहे कि सर 9 के बाद में 10 11 कहाँ गए, तो वो क्वेश्चन इसलिए मिस कर दिए क्योंकि वो क्वेश्चन पहले से ऑलरेडी आगे दिए हुए हैं, ठीक है ना। हाँ जी, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर किसके बारे में? 14 के बारे में। क्वेश्चन नंबर किसकी बात करेंगे? 14 की बात करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, वो क्या है कि ए ट्यूब ऑफ खालिस्तान इज केप्ट इन द फर्स्ट एड बॉक्स ऑफ द हीटिंग ऑफ द वाउंड्स, अर्थात घाव को भरने के लिए प्राथमिक उपचार पेटी में किस प्रकार की ट्यूब होनी चाहिए? तो दोस्तों ऑप्शन ए कहना चाह रहा है सुफाफ्रिन, पेनिसिलिन, बीटाडीन और फेयर एंड लवली। तो आप जानते हो कि फेयर एंड लवली तो ज़्यादातर हमारे भारत की नारियाँ लगाती हैं, जिसका उपयोग कुछ बच्चे भी करने लगे हैं आजकल। लेकिन फेयर एंड लवली की कोई ज़रूरत नहीं है। किस में ज़रूरत नहीं है? किसी घाव को भरने के लिए जो दवा लगाते हैं उसमें कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन दर्द की गोली है। तो यहाँ पर जो ट्यूब काम में लेते हैं दोस्तों घाव इत्यादि को भरने के लिए, तो वो जो ट्यूब होती है वो ट्यूब होती है बीटाडीन। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके टेक्निकल हेल्पर में भी आया है। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? सी आंसर होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा समय ख़राब नहीं करेंगे दोस्तों, है ना। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 वही क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, पिछले रिपीट हो चुका है कि यदि तेल, पेट्रोल, विद्युत दोष की वजह से आग लगती है तो प्रयोग किया जाने वाला अग्निशामक यंत्र कौन सा होगा? तो दोस्तों अब आपको सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा कि साहब विद्युत उपकरणों की भी आग आ रही है इसमें। तो विद्युत की आग के लिए तो 3 ही चीज़ें काम में लेते हैं, CTC, CO2 और रेत। तो ऑप्शन में तो CTC भी है और ऑप्शन में रेत भी है, अब कौन सा करें? तो दोस्तों जब रेत भी दे रखे हो, CTC भी अर्थात एलोन वाला भी दे रखा हो और CO2 भी दे रखा हो, तो ऐसी स्थिति में जो सही आंसर होगा, सबसे बेस्ट सुटेबल होगा, वो CTC अर्थात हेलोन प्रकार के अग्निशामक यंत्र काम में लिए जाते हैं। तो दोस्तों डाउट करने की ज़रूरत नहीं है कि जब CO2 और CTC दोनों आए, CTC की जगह शब्द हेलोन भी आ जाता है कई बार, डरने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? CTC। इसलिए तो कहता हूँ कि पिछली सालों के क्वेश्चन करते हैं तो हमें रियल लाइफ चीज़ों का पता लगता है कि हमें कैसे हैंडल करना है। इसलिए अब आपने क्वेश्चन देखा तो आपको पता लगा कि क्वेश्चन कैसा है और जवाब क्या देना है, ठीक है। थ्योरेटिकल चीज़ें अलग होती हैं और न्यूमेरिकल पार्ट देखते हैं तो उसका एप्लीकेशन का पता लगता है, ठीक है। तो 15 का आंसर होगा सी, ना कि डी, क्योंकि इन दोनों में CO2 और CTC में CTC अर्थात एलोन ज़्यादा प्रभावी होता है। ओके चलो, क्योंकि CTC वाला होता है वो A, B, C, D और K सभी श्रेणी की आग को बुझाने के लिए काम में ले सकते हैं, लेकिन विद्युत में खासकर CTC। क्वेश्चन नंबर 16, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 16 के मैं ऑप्शंस हैं वो मिस हो गए मेरे से, मैं फिर भी बता दूंगा आपको। वैसे ही बता देता हूँ कि ये चित्र है, इसमें जो संकेत है वो संकेत किसको दर्शाता है? देखो ये ऐसा है डायग्राम और इसमें इस प्रकार का संकेत बना हुआ है, तो ये किसको दर्शाता है? तो दोस्तों पहले तो ये पता होना चाहिए कि कैसा संकेत है। तो त्रिभुज के आकार का जो संकेत होता है वो संकेत होता है वार्निंग वाला, मतलब ये कौन सा संकेत है? चेतावनी चिन्ह है। और चेतावनी चिन्ह का आकार त्रिभुज के जैसा
और जो इसका बॉर्डर और जो चित्र है वो होता है काले रंग का। लेकिन ध्यान रखना, जो बैकग्राउंड की बात कर रहा हूँ, पृष्ठभूमि है, वो होती है येलो कलर की। कैसा कलर? येलो कलर का बैकग्राउंड होता है, चित्र काला होता है। तो ये जो साइन है ये है किसका? विद्युत झटके के खतरे का। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो विद्युत से झटके का खतरे का संकेत है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। हाँ जी, ये क्वेश्चन बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है। बोल रहा है कि बहिस्राव उपचार प्लांट में जो अम्ल अपशिष्ट को खालिस्तान से मिलाने पर निष्क्रिय हो जाएगा। तो ये पूछ रहा है कि अम्ल में क्या मिलाया जाए कि वो निष्क्रिय निष्प्रभावी हो जाए। तो हम जानते हैं कि जब अम्ल की क्षार से क्रिया कराते हैं तो वो निष्क्रिय हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? क्षार। कि जब अम्ल की क्षार से क्रिया कराई जाती है तो वो क्या हो जाएगा? निष्क्रिय। तो इसलिए ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होगा ए। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी हेल्पर में आया था दोस्तों, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखो। हाँ जी, ये कहता है कि निम्न में से दिया गया चेतावनी चिन्ह किसको दर्शाता है। तो दोस्तों जो ये चेतावनी संकेत है इसका ऑप्शन ए है आयनीकरण, दूसरा है धमाके का, तीसरा लेजर और चौथा है विद्युत का झटका। तो दोस्तों जो ये इस प्रकार की जो ये संरचना बनी हुई है तो एक तरीके से ये किसको दर्शाता है? लेजर बीम को। ओके, अगर ये ऐसा इस प्रकार से यूं यूं बन करके यूं आ जाता ना ये पूरा, तो इसका मतलब आ जाता है कि धमाके का खतरा। लेकिन इसमें ऐसा बना नहीं है, सिर्फ छोटा सा बन करके आया है। इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट करता है दोस्तों? ये रिप्रेजेंट करता है लेजर बीम को। तो इस क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर होगा सी। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, द बैकग्राउंड कलर ऑफ द इंफॉर्मेटिव साइन। और क्या क्या है? तो देखो, हमने थोड़ी देर पहले भी चर्चा की थी कि जो सूचनात्मक संकेत होता है उसका चित्र आयताकार होता है या वर्गाकार होता है। ठीक है ना? तो देखो दिए गए ऑप्शन में हमें ऑप्शन ए बी सी डी, तो ऑप्शन ए और बी को तो भूल ही जाओ, गोलाकार है, होता ही नहीं है। तो सी और डी दोनों में वर्गाकार है, ये बात तो सही है। लेकिन बैकग्राउंड होता कैसा है? हरा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। तो बैकग्राउंड हरा, चित्र सफ़ेद और आकार वर्गाकार। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर सी। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। हाँ जी, जरा देखो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहना चाह रहा है कि निम्न में से किन चिन्हों में बॉर्डर एवं बीच का बना क्रॉस बार लाल रंग का होता है। तो दोस्तों आपने देखा होगा ये वाला साइन, एक ये वाला साइन देखा होगा, और इस वाले साइन में तुमने देखा होगा कि एक जो ये बॉर्डर है ये वाला इसको कहते हैं बॉर्डर, और ये होता है क्रॉस बार, दोनों लाल रंग का होता है। तो इस प्रकार का जो क्रॉस का साइन है, क्रॉस बार है, वो किस चीज़ की मना के लिए होता है। तो ये कौन सा संकेत हो जाएगा? निषेधात्मक संकेत। इससे कोई सूचना नहीं मिलती। अगर ये आवश्यक संकेत होता तो गोलाकार होने के साथ साथ में इसमें क्रॉस बार नहीं आता। ओके, तो लाल रंग का बॉर्डर और जो क्रॉस बार होता है वो निषेधात्मक संकेत में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर होगा वो होगा दोस्तों क्या? ए होगा। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। हाँ जी, जरा क्वेश्चन को गौर से देखिएगा सभी लोग एक बार। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है विद्युत झटके के पश्चात कृत्रिम श्वास की क्रिया निम्नलिखित में से किस विधि में रोगी को छाती के बल जमीन पर लेटाया जाता है। दोस्तों गौर करना, ऑप्शन ए कहता है कौन सी विधि? सिल्वेस्टर विधि। ऑप्शन ए क्या कहता है? सॉरी, सेफर, दूसरी सिल्वेस्टर, और तीसरी मुंह से मुंह में हवा भरना, और चौथी है कृत्रिम श्वसन वाला यंत्र का प्रयोग करना। तो दोस्तों जब किसी व्यक्ति को विद्युत झटके से बेहोश हो जाए और उसे छाती या पेट के बल लटाया जाता है तो वो विधि कहलाती है कौन सी? सेफर विधि। और यदि किसी व्यक्ति को पीठ के बल लिटाया जाता है तो उस विधि को हम कहते हैं सिल्वेस्टर विधि। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा कि छाती के बल जब लिटाएंगे तो वो होती है सेफर, और जब हम किसी व्यक्ति को पीठ के बल लिटाते हैं तो वो होती है सिल्वेस्टर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा सेफर। लेकिन क्वेश्चन यूँ पूछ ले कि कौन सी सबसे प्रभावी और सरल है, तो मुंह से मुंह में हवा भरना। ठीक है, चलो 25 का जो आंसर है वो आंसर क्या है दोस्तों? सेफर। अगर क्वेश्चन इसमें उल्टा होता कि पीठ के बल लिटाते तब कौन सी विधि काम में, तो वो सिल्वेस्टर होती। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 26 बेसिक सा क्वेश्चन है कि लाल रंग का बॉर्डर और लाल रंग की क्रॉस बार की पट्टी कौन सा सुरक्षा संकेत अभी किया? ये क्वेश्चन ये एएलपी में भी आया, तो इस क्वेश्चन का आंसर अभी किया था निषेधात्मक। 2 बार रिपीट हो गए क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 27। हाँ जी,
विद्युत तारों में लगी हुई आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला अग्निशामक यंत्र। तो मैं आपको 4-5 बार ये क्वेश्चन आ गया है कि पानी की फुहार काम में नहीं ले सकते, जल काम में नहीं ले सकते, झाग काम में नहीं ले सकते, तो क्या काम में लेंगे? CTC। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 28, कृत्रिम श्वसन की सबसे सरलतम विधि कौन सी है? तो अभी मैंने बताया कि मुंह से मुंह में हवा भरना। सिल्वेस्टर विधि है, सैफर विधि भी होती है, लेकिन सबसे जो प्रभावशाली और जो सरल है वो कौन सी है? मुंह से मुंह में हवा भरना। तो 28 का आंसर हो जाएगा C। चलो, हाँ जी, ये विजाग स्टील का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29, ये कह रहा है कि विद्युत के संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए क्या करना चाहिए? तो सीधा सा तरीका है कि मेन सप्लाई को क्या कर दिया जाए? काट दिया जाए। कि अगर मेन सप्लाई को काट देंगे तो विद्युत का प्रवाह बंद हो जाएगा और विद्युत के झटके से व्यक्ति क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। चलो, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है कि विद्युत कार्यशालाओं में अग्निशमन कैसे किया जा सकता है? तो पहला तरीका है कि कोई विद्युत की कार्यशाला वर्कशॉप में, उसमें आग कैसे बुझाएं? तो पहला तरीका है कि हम क्या काम में लें? अग्निशामक यंत्र काम में लें, जैसे CTC या हेलोन प्रकार का, जिसे CO2 प्रकार का, या फिर क्या करें हम? रेत की बाल्टियाँ काम में लें। या फिर यदि आग बुझ जाए, सप्लाई काट दी जाए, तो काटने के पश्चात उसमें ज़्यादा अगर हीट है तो उसको हटाने के लिए हम पानी की ज़रूरत पड़े तो आवश्यक व्यवस्था होनी चाहिए। पानी से आग तब बुझा सकते हैं जब हमने सप्लाई काट दी हो तब। तो ये बुझाने के लिए नहीं है, थोड़ी व्यवस्था करने के लिए, आग को बुझाने के लिए कुछ काम में लेंगे तो पानी की व्यवस्था की जाएगी सप्लाई काटने के पश्चात। तो स्टेटमेंट पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। कई बच्चों को तीसरा ऑप्शन लग रहा होगा कि ये तो गलत है। ये गलत नहीं है, ढंग से देखो कि भाई आग बुझ गई, सप्लाई काट दी और उसके पश्चात भी आग लग रही है, तो क्या हम पानी की फुहार से भी बुझा सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल काट हटा सकते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब विद्युत उपकरणों में अगर आग लग रही है और सप्लाई काट दें तो उसके पश्चात वो C श्रेणी की आग नहीं रह पाती है। ठीक है ना? चलो, तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर होगा D, इनमें से कोई भी तीनों उपयुक्त तरीके हैं। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 31। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर जो 31 है वो 31 देखो, बार बार विद्युत उपकरणों वाले क्वेश्चन तुम्हारे पिछले एग्जामों में आए हैं कि विद्युत उपकरण और ऐसे आग वाले प्रतिष्ठानों में किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र, तो मैंने बता दिया है, हेलोन बोल दो या CTC। तो आंसर क्या हो जाएगा? B। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन। ओके, हाँ जी, तो मैं आपका समय ज़्यादा ख़राब नहीं करता हूँ, मैं लास्ट 20 मिनट या आधा घंटे की क्लास लेता हूँ। तो इन सभी को ढंग से आपको क्लास लेनी चाहिए क्योंकि इसमें पिछली सालों के क्वेश्चन है। ओके, हाँ, 32 क्वेश्चन भी वही है कि बिजली में लगने वाली आग को बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र काम में लेंगे? तो हेलोनेटाइप। दोस्तों, मेरे जो भी प्यारे दोस्त आज नए जुड़े हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आपको ये वीडियो, हमारी सीरीज़ अच्छी लग रही है तो एक बार हमारे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। ठीक है दोस्तों, यदि आप लोगों का सपोर्ट रहा तो रेगुलर क्लासें मिलेंगी, और यदि आप पढ़ने में रुचि नहीं रखोगे तो देखो, सामने वाला फालतू की मेहनत तो करना कोई भी पसंद नहीं करता है। जैसा कि आज आपने देखा, देखो सारे जो क्वेश्चन हैं वो पिछली कोई ना एग्ज़ाम के आए हुए क्वेश्चन है। तो टाइम पास के कोई क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा हूँ, मैं आपको रियल लाइफ एप्लीकेशन दिखा रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इनको इस प्रकार से हैंडल करना है। ठीक है, आज की इस क्लास के लिए केवल इतना ही। सुनने के लिए थैंक यू। डेली शाम को 7 बजे डेली मिलेंगे। ठीक है।